प्रतीक शाम में ऑफिस से घर आया तो देखा पूरे घर में अंधेरा था। उसने लाइट ऑन की तो सोफे पर उदास सी बैठी हुई खुशी को देखते ही वह चिल्लाकर बोला, कौन मर गया है जो अंधेरे में बैठी रो रही हो? प्रतीक के गुस्से भरी आवाज़ सुनते ही खुशी चौंक उठी। उसका मूड एकदम उखड़ा हुआ था। खुशी तो उसके आने का इंतजार कर रही थी कि कब प्रतीक आए और वह अपना गुस्सा उस पर निकाले, क्योंकि आज सुबह ऑफिस जाते समय प्रतीक ने वादा किया था कि शाम को कहीं घूमने चलेंगे, उसके बाद शॉपिंग करेंगे और खाना भी बाहर से ही खाकर आएंगे। शाम से पहले घर पहुंचने का वादा किया था। दोपहर होते ही खुशी ने कई बार प्रतीक को कॉल किया, लेकिन प्रतीक ने कॉल नहीं उठाया। हर बार प्रतीक ने फ़ोन काट दिया। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या बात है। जल्दी नहीं आना था तो मना कर देते, बार बार फ़ोन काटने का क्या मतलब है? खुशी तो शाम से ही जाने के लिए तैयार हो गई थी। पता नहीं ऑफिस में देर हो रही है या दोस्तों के साथ सैर हो रहा है। यही सोचकर उसका मूड खराब होने लगा। उसे कमरे की लाइट ऑन करना भी ध्यान नहीं रहा। खुशी ने प्रतीक की तरफ देखा। प्रतीक का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। 1 साल की शादीशुदा जिंदगी में आज वह पहली बार प्रतीक को इतने गुस्से में देख रही थी। खुशी अपना गुस्सा भूलकर हैरानी से बोल उठी, यह क्या कह रहे हो? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। तुम्हारा फ़ोन मिलाया तो हर बार तुमने फ़ोन काट दिया। आखिर बात क्या है जो तुम मुझसे ऐसे बातें कर रहे हो? बात तो बहुत बड़ी है। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम्हारे माता पिता ने मुझे धोखा दिया है। धोखा? कैसा धोखा? खुशी के दिल की धड़कन तेज हो गई। तुम्हारे धोखे का मुझे आज पता चल गया है कि तुम शादी से पहले किसी और की थी, प्रतीक ने कहा। यह सुनकर खुशी चौंक गई। वह प्रतीक से आंखें नहीं मिला पाई और इधर उधर देखने लगी। अब तुम चुप क्यों हो गई? शादी को 1 साल हो गए हैं। इतने दिनों से मैं धोखा खा रहा था। मुझे क्या पता था कि जिस पर मैं अपना हक समझता था वह। कहते कहते प्रतीक रुक गया। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। क्या तुम अमन से प्यार नहीं करती थी? तुम उसके साथ पता नहीं कहाँ कहाँ आती जाती थी। तुम दोनों को शादी की मंजूरी भी मिल गई थी कि अचानक वह एक हादसे में मर गया। यह सब तो मुझे आज पता चल गया, नहीं तो मैं हमेशा धोखे में रहता। यह सुनकर खुशी की आंखें भर आई। वह बोली, तुम्हें किसी ने धोखा नहीं दिया है। मेरी किस्मत ने ही मुझे धोखा दिया है जो अमन के साथ ऐसा हो गया था। फिर तुमने मुझे अब तक बताया क्यों नहीं? खुशी प्रतीक को कोई जवाब दिए बगैर चुप रही। अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। मैं तुम जैसी चरित्रहीन और धोखेबाज को अपने घर में नहीं रखूँगा। प्रतीक, मैं चरित्रहीन नहीं हूँ, मेरा यकीन करो। अमन ही तो मरा है, तुम्हारे माँ बाप तो अभी जिंदा है। जाओ दफा हो जाओ। मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता। अपने धोखेबाज माँ बाप से कह देना कि अपना सामान ले जाए। खुशी सब सहन कर सकती थी पर अपने माता पिता की बेइज्जती सहन नहीं कर सकती थी। वह एकदम से बोल उठी, तुम मेरे मम्मी पापा को क्यों गाली देते हो? अच्छा, वे धोखेबाज नहीं है तो उन्होंने क्यों नहीं बताया? कहते हुए प्रतीक ने फिर गालियाँ दे डाली। ठीक है, अब मैं एक पल भी नहीं रहूँगी। कहते हुए खुशी ने एक बैग में कुछ कपड़े लिए और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। खुशी रेलवे स्टेशन पर जा पहुंची। रात 11 बजे ट्रेन आई। सीट पर बैठकर खुशी पिछली बातें याद करने लगी। कुछ साल पहले एक दिन खुशी बाजार में कुछ ज़रूरी सामान लेने जा रही थी। उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन था। तभी एक लड़का उसके हाथ से फ़ोन छीनकर भागने लगा। वह एकदम से चिल्लाई, पकड़ो चोर चोर, मेरा मोबाइल। बराबर से जाते हुए एक लड़के ने चोर के पीछे दौड़ लगा दी तो वह चोर मोबाइल फेंककर भाग गया। जब उस लड़के ने खुशी को मोबाइल लौटाई तो खुशी ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा। वह लड़का अमन ही था जिसके साथ पता नहीं कब खुशी प्यार के रास्ते पर चल दी। एक दिन खुशी ने मम्मी से कह दिया था कि अमन उससे शादी करने को तैयार है। अमन के मम्मी पापा भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए हैं। पर उस दिन अचानक खुशी के सपनों का महल रेत की तरह फिसल गया जब उसे पता चला कि बाइक पर जाते समय एक ट्रक से कुचल जाने पर अमन की मौत हो गई है। खुशी कई महीने तक दुख के सागर में डूबी रही। फिर एक दिन पापा ने बताया कि एक बहुत अच्छा लड़का है जिससे खुशी की शादी करवा देते हैं। वह अच्छी नौकरी करता है, नाम है प्रतीक। इस तरह खुशी की प्रतीक से शादी हो गई। एक रात प्रतीक ने कहा था, तुम बहुत खूबसूरत हो खुशी, मुझे तुम जैसी ही खूबसूरत पत्नी चाहिए थी। मेरे सपने सच हुए। जब कभी खुशी प्रतीक की बाहों में होती तो अचानक ही एक ख्याल से कांप उठती कि अगर किसी दिन प्रतीक को अमन के बारे में पता चल गया
तो क्या होगा? क्या प्रतीक उसे माफ़ कर देगा? नहीं, प्रतीक कभी उसे माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि सभी मर्द इस मामले में एक जैसे होते हैं। तब क्या उसे बता देना चाहिए? नहीं, वह खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारे? आज प्रतीक को पता चल गया और जिस बात का उसे डर था वही हुआ। पर वह शक, नफरत और अनदेखी के बीच कैसे रह सकती थी? सुबह खुशी मम्मी पापा के पास जा पहुंची। खुशी के घर से निकल जाने के बाद भी प्रतीक का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वह सोफे पर बैठ गया। धोखेबाज ना जाने खुद को क्या समझती है। अच्छा हुआ आज पता चल गया, नहीं तो पता नहीं कब तक मुझे धोखे में ही रखती। 2-3 दिन में ही पास पड़ोस में सभी को पता चल गया। काम वाली ने साफ साफ कह दिया, देखो भैया, अब मैं काम नहीं करूँगी। जिस घर में औरत नहीं होती वहाँ मैं काम नहीं करती। आप मेरा हिसाब कर दो। प्रतीक ने उसको समझाते हुए कहा, देखो, काम नहीं छोड़ो, कुछ पैसे बढ़ा लेना। नहीं भैया, मेरी भी मजबूरी है, मैं यहाँ काम नहीं करूँगी। जब तक दूसरी काम वाली ना मिले तब तक तो काम कर लो। नहीं, मैं एक दिन भी काम नहीं करूँगी, कहकर वो चली गई। 4-5 दिन तक कोई भी काम वाली नहीं मिली तो प्रतीक के सामने बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। सुबह घर और बर्तनों की सफाई, शाम को ऑफिस से थका वापस लौटा तो बेड पर लेट जाता। उसे खाना बनाना नहीं आता था, इसलिए बाजार से ही खाकर आता। दिन तो जैसे तैसे कट जाता, पर बिस्तर पर जब सोने की कोशिश करता तो नींद आंखों से बहुत दूर हो जाती। खुशी की याद आते ही गुस्सा और नफरत बढ़ जाती थी। रात को देर तक नींद न आने के चलते प्रतीक ने शराब के नशे में डूबकर खुशी को भूलना चाहा। वह जितना खुशी को भुलाना चाहता वह उतनी ज़्यादा याद आती। एक रात प्रतीक ने नशे में खुशी को कॉल किया। कहा, तुमने मुझे जो धोखा दिया है उसकी सज़ा जल्दी ही तुम्हें मिलेगी। मुझे तुमसे और तुम्हारे परिवार से नफरत है। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मुझे नहीं चाहिए एक चरित्रहीन और धोखेबाज पत्नी। अब तुम सारी उम्र अमन के गम में रोती रहना। उधर से कोई जवाब नहीं मिला। सुन रही हो या बहरी हो गई हो? प्रतीक ने नशे में कहा। क्या आपने शराब पी रखी है? उधर से आवाज आई। हाँ, पी रखी है, मैं रोज पीता हूँ, मेरी मर्जी है। तू कौन होती है मुझसे पूछने वाली, धोखेबाज कहीं की। फिर उधर से कॉल कट गया। प्रतीक ने फ़ोन एक तरफ फेंक दिया और देर तक बड़बड़ाता रहा। ऑफिस के कुछ दोस्तों ने प्रतीक को समझाया कि शराब के नशे में डूबकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। इस परेशानी का हल शराब नहीं है, पर प्रतीक पर कोई असर नहीं पड़ा। वह शराब के नशे में डूबता चला गया। एक शाम प्रतीक घर पर ही शराब पीने की तैयारी कर रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रतीक ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, इस समय कौन आ गया मेरा मूड खराब करने को। उसने उठकर दरवाज़ा खोला तो चौंक उठा। सामने उसका पुराना दोस्त आदर्श अपनी पत्नी नीतू के साथ था। आओ आदर्श, अरे आज इधर का रास्ता कैसे याद आ गया? प्रतीक ने पूछा। हाँ, आज ही आने का प्रोग्राम बना था। तुम्हें 2-3 बार फ़ोन भी मिलाया पर बात नहीं हो सकी। आओ अंदर आओ, प्रतीक ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रतीक ने मेज पर रखी शराब की बोतल, ग्लास और खाने का सामान उठाकर एक तरफ रख दिया। आदर्श और नीतू सोफे पर बैठ गए। आदर्श और प्रतीक अच्छे दोस्त थे, पर वह आदर्श की शादी में नहीं जा पाया था। आज पहली बार दोनों उसके पास आए थे। प्रतीक ने नीतू की ओर देखा तो चौंक गया। 3 साल पहले वह नीतू से मिला था, जब आदर्श और प्रतीक घूमने गए थे। वहाँ एक बूढ़ा आदमी उनके पास आकर बोला था, आप लोग घूमने आए हो? हाँ, आदर्श ने कहा। कुछ शौक रखते हो? बूढ़े ने कहा। वो दोनों चुपचाप एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। आप मेरे साथ चलो, बहुत खूबसूरत है, उम्र भी ज़्यादा नहीं है, बस कभी कभी आप जैसे बाहर के लोगों को खुश कर देती है, बूढ़े ने कहा था। वे दोनों उस बूढ़े के साथ एक पुराने से मकान पर पहुंच गए। वहां तीखे नैन नक्श वाली सांवली सी एक खूबसूरत लड़की बैठी थी। आदर्श उस लड़की के साथ कमरे में गया था, पर वहां कोई और नहीं, वही लड़की नीतू थी जो अब आदर्श की पत्नी है। क्या आदर्श ने इस लड़की से शादी कर ली? पर क्यों? ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी जो उसे ऐसी लड़की से शादी करनी पड़ी? भाभी जी दिखाई नहीं दे रही हैं? आदर्श ने प्रतीक से पूछा। वह मायके गई है। प्रतीक के चेहरे पर नफरत और गुस्से की रेखाएं फैलने लगी। तभी तो जाम की महफिल सजाए बैठे हो। यार, तुम तो शराब से दूर भागते थे, फिर ऐसी क्या बात हो गई? ऐसी कोई खास बात नहीं है, बस वैसे ही पीने का मन कर रहा था, सोचा कि 2 पैग ले लूं। प्रतीक उठता हुआ बोला, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करता हूँ।
अरे भाई, खाने की चिंता मत करो, खाना नीतू बना लेगी और खाने से पहले चाय भी बना लेगी। रसोई के काम में बहुत कुशल है यह, आदर्श ने कहा। प्रतीक चुप रहा, पर उसके दिमाग में यह सवाल घूम रहा था कि आखिर आदर्श ने नीतू से शादी क्यों की। नीतू उठकर किचन में चली गई। प्रतीक ने आदर्श को सब कुछ सच सच बता दिया कि उसने खुशी को घर से क्यों निकाला है। आदर्श ने कहा, पहचानते हो अपनी भाभी नीतू को? हाँ, पहचान तो रहा हूँ, पर क्या यह वही है जब हम दोनों घूमने गए थे? हाँ प्रतीक, यह वही नीतू है। उस दिन उस मकान में वह बूढ़ा ले गया था। मैं नीतू में पता नहीं कौन सा खिंचाव और भोलापन पाया कि मेरा मन उससे बातें करने को बेचैन हो उठा था। मैं कमरे में पलंग पर बैठते हुए पूछा था, तुम्हारा नाम क्या है? यह सुनकर वह बोली थी, क्या करोगे जानकर? आप जिस काम से आए हो वह करो और जाओ। तब मैंने कहा था, नहीं, मुझे उस काम में इतनी दिलचस्पी नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। वह बोली थी, मेरे बारे में क्यों जानना चाहते हो? क्या मुझसे शादी करोगे? उसने मेरी ओर देखकर कहा तो मैं एकदम सकपका गया था। मैंने उससे पूछा, पहले तुम अपने बारे में बताओ। उसने बताया, मेरा नाम नीतू है, वह मेरे चाचा है जो आपको यहाँ लेकर आए हैं। मेरे माता पिता की एक बस हादसे में मौत हो गई थी। उसके बाद मैं चाचा चाची के घर रहने लगी। मैं 12वीं में पढ़ रही थी तो एक दिन चाचा ने यहाँ लाकर मुझे इस काम में धकेल दिया। मैंने उससे पूछा, जब चाचा ने इस काम में तुम्हें धकेला तो तुमने विरोध नहीं किया? वह बोली, किया था, विरोध बहुत किया था। एक दिन तो मैंने सुसाइड करना चाहा था, तब किसी ने मुझे बचा लिया। मैं क्या करती, अकेली कहाँ जाती? कटी पतंग को लूटने के लिए हजारों हाथ होते हैं। बस मजबूर हो गई थी चाचा के सामने। फिर मैंने उससे पूछा, इस दलदल में धकेलने के बजाय चाचा ने तुम्हारी शादी क्यों नहीं की? वह बोली, मुझे नहीं मालूम। यह सुनकर मैं कुछ सोचने लगा था। तब उसने पूछा, क्या सोचने लगे आप? मेरी चिंता मत करो। तब कुछ सोचकर मैंने कहा था, नीतू, मैं तुम्हें इस दलदल से निकाल लूँगा। तो वह बोली, रहने दो, आप क्यों मजाक कर रहे हो? लेकिन मैंने ठान लिया था। मैंने उससे कहा था, यह मजाक नहीं है, मैं तुम्हें यह सब नहीं करने दूंगा, मैं तुमसे शादी करूँगा। नीतू के चेहरे पर अविश्वास भरी मुस्कान थी। एक दिन मैंने नीतू के चाचा से बात की और एक मंदिर में हम दोनों की शादी हो गई। मैंने कभी नीतू को उसकी पिछली ज़िंदगी की याद नहीं दिलाई। वह मेरा कितना उपकार मानती है कि मैंने उसे ऐसे दलदल से बाहर निकाला जिसकी उसे सपने में भी उम्मीद नहीं थी। यह सुनकर प्रतीक हैरान रह गया। वह आदर्श की ओर एकटक देख रहा था कि ना जाने कितने लोग नीतू के जिस्म से खेले होंगे। आखिर यह सब कैसे सहन कर गया आदर्श? क्या इसके सीने में दिल नहीं है? आदर्श के सामने कोई मजबूरी नहीं थी, फिर भी उसने नीतू को अपनाया। आदर्श ने कहा, यार, भूल तो सभी से होती है, कभी किसी को माफ़ भी करके देखो। भूल की सज़ा तो कोई भी दे सकता है, पर माफ़ करने वाला महान होता है। किसी गिरे हुए को ठोकर तो सभी मार सकते हैं, पर उसे उठाने वाले 2 हाथ किसी किसी के होते हैं। तभी नीतू एक ट्रे में चाय के कप और कुछ खाने का सामान लेकर आई और बोली, चाय लीजिए। वह नीतू से आंखें नहीं मिला पा रहा था। वह खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि सचमुच उसने खुशी को घर से निकालकर बहुत बड़ी भूल की है। शक के जाल में वह बुरी तरह उलझ गया था। आज उस जाल से बाहर निकलने के लिए छटपटाहट होने लगी थी उसे। उसे खुद से ही नफरत हो रही थी। प्रतीक चुपचाप चाय पी रहा था। आदर्श ने कहा, अब ज़्यादा नहीं सोचो, कल ही जाकर तुम भाभी जी को ले आओ। सबसे पहले यह शराब उठाकर बाहर फेंक दो। भाभी जी के आने के बाद तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शराब तुम्हें खोखला और बर्बाद कर देगी। भाभी जी की याद में जलने से ज़िंदगी दुभर हो जाएगी। जिसका हाथ थामा है उसे शक के अंधेरे में इस तरह भटकने के लिए मत छोड़ो। कुछ त्याग भी करके देखो। वैसे भी इसमें भाभी जी की जरा भी गलती नहीं है। प्रतीक को लग रहा था कि आदर्श ठीक ही कह रहा है। वह एक भूल कर चुका है खुशी को घर से निकालकर, अब तलाक लेने की दूसरी भूल नहीं करेगा। कुछ दिनों में ही उसकी और घर की क्या हालत हो गई है। अभी तो जिंदगी का सफ़र बहुत लंबा है। हम 4 दिन बाद लौटेंगे तो भाभी जी से मिलकर जाएंगे, आदर्श ने कहा। प्रतीक ने मोबाइल उठाया और दूसरे कमरे में जाते हुए बोला, मैं खुशी को फ़ोन करके आता हूँ। आदर्श और नीतू ने मुस्कुराकर एक दूसरे की ओर देखा। प्रतीक ने खुशी को फ़ोन मिलाया। उधर से खुशी बोली, हेलो, कैसी हो खुशी? प्रतीक ने पूछा। मैं ठीक हूँ। कब भेज रहे हो तलाक के कागज़? खुशी, तलाक की बात नहीं करो। मुझे दुख है कि उस दिन मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया था, फिर फ़ोन पर ना जाने क्या क्या कहा था। मुझे उस भूल का बहुत पछतावा है। पीकर नशे में बोल रहे हो क्या? मुझे पता है कि अब तुम रोज़ शराब पीने लगे हो। नहीं खुशी, अब मैं नशे में नहीं हूँ। मैंने आज नहीं पी है। तुम्हारे बिना यह घर अधूरा है। आओ, अब अपना घर संभाल लो।
मैं तुम्हें लेने कल आ रहा हूँ। उधर से खुशी का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। खुशी, तुम चुप क्यों हो? तभी खुशी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। नहीं खुशी, नहीं, अब मैं तुम्हें रोने नहीं दूंगा। मैं कल ही आकर मम्मी पापा से भी माफ़ी मांग लूँगा। बस एक रात की बात है। मैं कल शाम तक तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। मैं इंतज़ार करूँगी। उधर से खुशी की आवाज़ सुनाई दी। प्रतीक ने फ़ोन बंद किया और आदर्श को यह सूचना देने के लिए मुस्कुराता हुआ उनके पास आ गया।